नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके, उनसे रहा नहीं गया। अभी तक कह रहे थे कि राजनीति में आने के बारे में सोचा नहीं है, अभी राजनीति में नहीं आ रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि हाँ, हम राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में आएंगे। तो राजनीति में कोई भी आए, देश में खुली छूट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और राजनीति में आना किसी का, फिर कह रहा हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है? राजनीति में अच्छे लोग अगर नहीं आते हैं, बुरे लोग आते हैं, ये बुरी बात है। आचार्य रजनीश ने जो बात कही थी आज बिल्कुल सही लगती है। उन्होंने कहा था कि अच्छे लोगों की समस्या ये है कि वो बुरे लोगों के लिए जगह खाली कर देते हैं। तो अगर इन बुरे लोगों के लिए कोई अच्छा व्यक्ति जगह खाली करेगा तो ये देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बुरा होगा। और ऐसे लोग राजनीति में आकर क्या करते हैं, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। उनसे बड़ा नटवर लाल तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में कोई हुआ ही नहीं। कोई जो है उनके मुकाबले कहीं ठहरता नहीं। वो आदमी बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। जितना जमीन के ऊपर दिखता है उसका कई गुना जमीन के नीचे है। और उसकी कोई रुचि देश के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के हित के बारे में नहीं है। उसका उद्देश्य दो ही है, मुझे सत्ता मिले, देश जाए भाड़ में। ये उसकी सोच है और उसी के अनुसार वो काम करता है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, इनमें से ज्यादातर उसी आम आदमी पार्टी, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं। तो अब ये मामला तो पूरी तरह से खुल गया है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते कैसे नहीं, उसके प्रमाण मौजूद है, सोशल मीडिया पर उसके फुटप्रिंट मौजूद है। तो इसलिए उससे इनकार कर नहीं सकते। लेकिन उसमें भी मुझे कोई समस्या नहीं लगती कि अगर आप किसी पार्टी के, किसी नेता के समर्थक हैं, उसके साथ काम कर चुके हैं, अब दूसरा काम कर रहे हैं। मामला ये है कि ये इनका उद्देश्य क्या है, ये आए किस लिए है। आप दुनिया भर में जहां जहां रिजीम चेंज हुई है उसका अध्ययन करके देखिए। रिजीम चेंज का आंदोलन चलाने वाले सबसे पहले किस मुद्दे को चुनते हैं? जो सबसे सही लगे, सबसे उचित लगे, जिसके बारे में कोई ये न कह सके ये मुद्दा गलत है। तो उस मुद्दे को चुनो तो अपने आप या तो लोग समर्थन में आ जाएंगे या सहानुभूति होगी, भाई मुद्दा तो सही उठा रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो मामला होता है। उस मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उस मुद्दे के जरिए वो समर्थन और सहानुभूति जुटाते हैं, उससे अपनी ताकत बनाते हैं और उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं। तो रिजीम चेंज जहां जहां हुई है, आप याद कर लीजिए, जिन लोगों ने उस आंदोलन को लीड किया उनका क्या हश्र हुआ और उनके पीछे कौन सी शक्तियां थी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो विदेशी शक्तियां बहुत बुरी तरह से इस बात में लगी हुई हैं कि किसी तरह से भारत को रोका जाए। अराजकता फैलाओ, कानून व्यवस्था बिगाड़ो, सत्ता परिवर्तन कर सको तो सत्ता परिवर्तन करो, अगर न कर सको तो कम से कम इसका माहौल बनाओ, ये परसेप्शन बनाओ कि ये सत्ता जा रही है। उससे क्या होगा? जो भी निवेश आना है वो रुक जाएगा। देश के अंदर से जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो थम जाएंगे। देश में विकास की गतिविधियां या तो रुक जाएंगी या थम जाएंगी। देश की अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाएगा और फिर गिरावट भी आएगी। तो भारत का आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से मजबूत होना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की धाक, ये तीन मुख्य रूप से ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देशों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उनमें सबसे ऊपर अमेरिका और चीन है, यूरोप भी है। ये दोनों बहुत आगे है। इन दोनों को लगता है कि भारत को अगर अभी नहीं रोका तो भविष्य में हमारे लिए चुनौती बन सकता है। तो इसलिए भारत को रोकने के लिए अमेरिका चीन से भी हाथ मिलाने को तैयार। ऐसी रोज टूल किट्स भेजी जाती है। ये अभिजीत दीपके विदेशी शक्तियों की नई टूल किट है। इस व्यक्ति की कोई सोच नहीं है, कोई इसका विजन नहीं है, कोई इसमें बौद्धिक गहराई नहीं है।
कोई इसमें योग्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अयोग्य आदमी को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो फूल जाता है। अगर आप शतरंज का खेल खेला हो, आपने देखा हो, तो उसके बारे में एक कहावत है, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। मतलब प्यादा तो आप जानते ही हैं, पॉन जो है वो अगर आपकी तरफ का प्यादा आपके विरोधी की तरफ जो खाने हैं उनमें ऊंट की जगह पे पहुंच जाए, ऊंट को उर्दू में फर्जी कहते हैं, तो ऊंट की जगह पे पहुंच जाए तो वो ऊंट बन जाता है। और ऊंट आप जानते हैं शतरंज में टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सीधे नहीं चलता है, वो तिरछा चलता है। तो अभिजीत दीपके वही है। ये प्यादा है विदेशी शक्तियों का, ये प्यादा है अरविंद केजरीवाल का। अब फर्जी हो गया है, यानी इसको पूरी ताकत मिल गई है विदेशी शक्तियों की। इसको अमेरिका ले जाया गया, वहां इसको ट्रेन किया गया, ट्रेन करके इसको भेजा गया, और भेजा गया उसके बाद इसने क्या किया आपने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर देख लिया। ये गालीबाजों का समूह है, ये भारत विरोधी तत्वों का समूह है। आप बताइए, अगर छात्र आंदोलन की बात थी, शिक्षा व्यवस्था की बात थी, तो वहां हमको चाहिए आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं, वहां अफजल के नारे क्यों लग रहे हैं, शर्जील इमाम के नारे क्यों लग रहे हैं, 370 का नारा क्यों लग रहा है, अल्लाह अकबर का नारा क्यों लग रहा है। और अगर किसी को गलतफहमी थी कि छात्र ऐसा करते हैं तो रांची देख लीजिए। रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका धैर्य देखिए, उनके संस्कार देखिए, उनकी सभ्यता देखिए, उनकी भाषा की मर्यादा देखिए, और उनका जीवट देखिए अपने मुद्दे के लिए लड़ने का। इनमें से कोई भी गुण इस दीपके एंड कंपनी में नहीं है। अब वो कह रहा है कि जल्दी ही जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू होगा। तो जंतर मंतर पार्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि अब सरकार क्या करेगी। अब इस बात में कोई शंका नहीं रह गई कि ये भारत में रिजीम चेंज कराने के लिए आए थे और इनका उद्देश्य वही है। ये आगे भी उसी दिशा में काम करेंगे। अब कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब कुछ खुले में आ गया है। तो इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, इनको छात्रों से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता में परिवर्तन से मतलब है। वो चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार की साख खत्म हो जाए और वो सत्ता से बाहर हो जाए। इससे कम या इससे ज्यादा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। देश में कानून के ऐसे प्रावधानों की कमी नहीं है जिसके तहत देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब इनका तो सारा काला चिट्ठा खुल चुका है। इनको कैसे अमेरिका ले जाया गया, किसने फीस दी, किसने स्कॉलरशिप दी, किसने पैसा दिया, दिल्ली में आए इनके साथी तो कैसे 9 लाख 10 लाख रुपए महीने के मकान में रह रहे थे, वो पैसा कहाँ से आ रहा था, इन बेरोजगारों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, इस आंदोलन में जो खर्च हुआ उसके लिए पैसा कहाँ से आया, किसने दिया पैसा। ये ऐसे सवाल हैं। और उसके बाद जिस तरह की हिंसा की इन्होंने, और हिंसा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोले, बल्कि हिंसा करने वालों को बचाने की कोशिश की। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है लीगल टीम है, और उस लीगल टीम के सरदार जो हैं बन गए हैं कपिल सिब्बल, जो हर भारत विरोधी, हर सनातन विरोधी मुद्दे पर ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, जो इस देश का विरोध करते हैं। तो कपिल सिब्बल यहां भी उनके साथ है, तो लीगल टीम उनके पास होगी। सवाल यह है कि देश में और भी वकील हैं, सरकार के पास पूरा कानून मंत्रालय है। अब मेरा मानना है कि इनकी ओर से ध्यान हटाकर इनके खिलाफ कार्रवाई पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। अब सरकार के लिए इनके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जरूरत सिर्फ उसके आधार पर कार्रवाई करने की है, कानून सम्मत, कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ भी नहीं। कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई संभव है वो की जानी चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए कि ये भारत देश है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये विदेशी ताकतों की नई टूल किट है भारत को अस्थिर करने के लिए, और ऐसे लोगों से वही व्यवहार होना चाहिए, उसी के मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए
जो देशद्रोहियों के खिलाफ होता है। कोई मुरव्वत, कोई धैर्य दिखाने की जरूरत नहीं है। ये छात्र नहीं है जिनसे संवाद हो, जिनसे बातचीत हो, जिनकी बातें सुनी जाएं, जिनकी बातें मानी जाएं। ये वो छात्र नहीं है। ये छात्रों की आड़ लेकर उन्होंने जंतर मंतर पर हिंसा का तांडव किया और उसके बाद भी खुले घूम रहे हैं। ये भारत सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भारत सरकार के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। जो भी देश, देखिए सीधी सी बात है, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहला भाव, पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए आज के समय में, वो है स्वयं बोध और शत्रु बोध। सरकार को यह समझना और ज्यादा जरूरी है कि भारत का कौन मित्र है और कौन शत्रु है। इस देश के समाज का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। इस देश की संस्कृति का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले, नाम रहेगा अल्लाह का, शर्जील इमाम और जो है बुरहान वानी का नारा लगाने वाले, 370 के खिलाफ बोलने वाले, ये लोग भारत के हितैषी, भारत के मित्र नहीं हो सकते। ये घोषित रूप से भारत के शत्रु हैं। तो अगर शत्रुबोध होगा तो इनसे शत्रुओं की तरह निपटना होगा। महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है। महाभारत हर मोड़ पर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें रास्ता दिखाती है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा कि चाहे अपने ही क्यों न हो, अगर वो धर्म भ्रष्ट है, अगर वो शत्रुता पर आमादा है, अगर वो शत्रुता पर उतारू हैं, तो उनके खिलाफ गांडीव उठना ही चाहिए। ये महाभारत का संदेश है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले, धर्म से मतलब रिलीजन जो अंग्रेजी का है उससे नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनके मन में शत्रु बोध जरूर होना चाहिए। और शत्रु को न तो माफ किया जाता है और न भूला जाता है। जो भी शासन समाज ऐसा करेगा उसको उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो स्वयं बोध और शत्रु बोध, ये दो मंत्र हैं जो सरकार का मूल मंत्र होना चाहिए, समाज का मूल मंत्र होना चाहिए। हमारा आपका, हम किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें, इसकी दो ही कसौटियां हैं, स्वयं बोध और शत्रु बोध। अगर शत्रु बोध हमारा बताता है, हमारा स्वयं बोध बताता है कि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे बच्चों के और हमारी देश की अर्थव्यवस्था के, हमारे देश के विकास के शत्रु हैं, उनसे शत्रुवत व्यवहार ही होना चाहिए। ऐसे लोगों का समर्थन करना मतलब इनकी ताकत बढ़ाना, और इनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है अपने विनाश को न्योता देना। तो ये हमारे ऊपर है, हम तय करेंगे। हमको तय करना चाहिए कि हम अपने शत्रुओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं या अपने मित्रों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। क्या देश को नष्ट करने वाले, देश की प्रगति को रोकने वाले, देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को माफ किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनको, देश में संविधान है, कानून है, उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीधे सीधे कमजोरी का लक्षण माना जाता है। धैर्य की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद धैर्य कमजोरी का लक्षण बन जाता है। ये बात पहले भी कह चुका हूं, इस बात को याद रखिए कि धैर्य हमेशा आपकी ताकत को नहीं बताता। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब विपरीत परिस्थितियों में शत्रु का संहार करने की बजाय आप धैर्य दिखाते हैं, ये आपकी कमजोरी का लक्षण है। तो अब सरकार को तय करना है कि उससे अपनी ताकत दिखानी है या कमजोरी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।